अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस बिलोंग करता है सेल डिवीजन से। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो जब भी एक सेल होता है, एक सेल से हमारे पास दो सेल बनते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्यों होता है इसके लिए अलग अलग से टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसको जनरली डिफाइन करें तो सेल डिवीजन ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल सेल है, वहाँ पर बॉडी की ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रही है, सेल नए बन रहे हैं। तो सेल नए कैसे बनेंगे? थ्रू सेल डिवीजन। ठीक है, कैसे बनेंगे? थ्रू सेल डिवीजन बनेंगे। ठीक है, अब थोड़ी जब सेल डिवीजन हो रहा होगा तो सेल डिवीजन के मेन दो अकसाम है, या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात याद रखें, सोमैटिक सेल्स में या बॉडी सेल्स में या नॉर्मल बॉडी सेल्स जितने भी होते हैं उसमें हमेशा माइटोसिस होती है। माइटोटिक डिवीजन या माइटोटिक प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए से एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस किस तरह होते हैं वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। पहले ये बात याद रखें कि जब भी कोई सेल डिवीजन हो रहा होगा, चाहे हमारे पास मियोसिस हो रहा है या माइटोसिस हो रहा है, उसमें हमेशा पहले ये तीन प्रोसेस होंगी। वो क्या है? वो ये है कि G1 फेज उसमें ज़रूर होगा, S फेज उसमें ज़रूर होगा और G2 फेज उसमें ज़रूर होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास या माइटोसिस आएगा या मियोसिस आएगा। ठीक है, अब माइटोसिस आता है या मियोसिस आता है, वो फिर जाकर 3 या 4 फेजेस पर तकसीम हो जाता है, जिसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और ये जो 4 फेजेस है इनके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, यानी डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके लिए वर्ड यूज होता है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हमारे पास अगर नॉर्मल डिवीजन ऑफ द सेल हो रहा है, चाहे उसमें मियोसिस हो या माइटोसिस, उसमें हमेशा ये 3 स्टेजेस होंगे। वो क्या है? ये 1 स्टेज है जिसको हम ग्रोथ फेज या गैप स्टेज भी कहते हैं, एस फेज कहते हैं, जिसमें सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है या रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, और G2 फेज होता है। G2 फेज दोबारा ग्रोथ फेज इसको भी कहते हैं और गैप फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। फेज ऑफ सेल साइकिल या सेल डिवीजन। ठीक है, फेज माइटोसिस को ये सेल डिवीजन का प्रोसेस है, इसको नाम दिया था वाल्टर फ्लेमिंग ने। ठीक है, होता क्या है फेज ऑफ सेल डिवीजन या माइटोसिस? होता क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल बाय डिवाइडिंग माइटोसिस फॉर्म सेम जेनेटिकली पेरेंट टू द सेल। ठीक है, जो पेरेंट सेल होता है, यानी फॉर एग्जांपल इस सेल से दूसरा सेल बनता है माइटोसिस के जरिए से। अब ये दोनों सेम बिल्कुल जेनेटिकली, करेक्टर वाइज ये सब कुछ सेम होंगे बिल्कुल पेरेंट की तरह। ठीक है, माइटोसिस में ये होता है। मियोसिस में हमारे पास इस तरह नहीं होता, बल्कि वो चेंज हो जाता है, वो हैप्लॉइड बन जाता है। चूंकि यहाँ पर हम माइटोसिस डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन सेल जो होता है वो तकरीबन 24 घंटे में डिवाइड होता है। यानी अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, इंसानों की सेल की बात करें, तो एक सेल से दो सेल बनने में हमारे पास कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन सेल। ये बात याद रखें कि जब भी डिवीजन हो रही होती है किसी भी सेल की, तो वो हमेशा सेल टाइप पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इस तरह नहीं है कि बस हर एक सेल की 24 घंटे, नहीं, वो सेल टाइप पर डिपेंडेंट होगा, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी डिपेंडेंट होगा कि हमारे पास उसकी डिवीजन कैसे हो रही है, फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम यीस्ट सेल की बात करते हैं तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में 90 मिनट्स में डिवाइड होता है। तो हर एक के लिए अलग से जो
सेल साइकिल है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब जब भी सेल डिवीजन हो रहा होगा तो आप लोगों को मैंने पहले बताया कि उसमें दो फेज होंगे हमेशा, एक माइटोसिस या मियोसिस फेज होगा और एक इंटरफेज होगा, ठीक है। इंटरफेज प्रोसेस जरूर होगा। अब इंटरफेज प्रोसेस में क्या होता है, आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इसको रेस्टिंग फेज या ग्रोथ फेज भी कहते हैं। और ये बात भी याद रखें कि ड्यूरेशन ऑफ द इंटरफेज 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल होता है, यानी जो ये प्रोसेस होता है ये 10% टाइम लेता है, ठीक है, 10% से भी कम। और ये जो प्रोसेस होता है ये सारा, ये तकरीबन 95% यानी 90 मिनट वगैरह, सॉरी 24 घंटे में 23 घंटे वगैरह लेता है या इससे भी ज़्यादा लेता है, ठीक है। अब एम फेज होता है माइटोसिस फेज, उस वो दो फेज पर डिपेंडेंट होता है या दो फर्दर स्टेजेस में तकसीम हो जाता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स या न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। और दूसरा है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म तकसीम हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी जनरल डिफिनीशंस थी या इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं इंटरफेस को, ठीक है। अब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस फर्स्ट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल होता है, ठीक है। इसके लिए वर्ड यूज होता है ग्रोथ फेज और रेस्टिंग फेज, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ फेज कह लें या रेस्टिंग फेज कह लें, दोनों कह सकते हैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें सेल की ओवरऑल ग्रोथ ही हो रही होती है। आगे हम जाकर देखेंगे भी कि जीवन फेज में क्या होता है या और फेज में क्या होता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें कि इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। पहले भी बताया था कि ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस हमारे पास क्या होता है, 94% सॉरी 95% ऑफ टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ये तो 95 जरूरी नहीं है, 90 से 95% होता है, ठीक है। तो हम अगर जनरली बता दें, फॉर एग्जांपल 24 घंटे में कोई ह्यूमन सेल डिवाइड हो रहा है तो उसमें से 23 घंटे वो इंटरफेज में गुजारेगा और जो बाकी रह गए हमारे पास तकरीबन 1 घंटा वो गुजारेगा माइटोसिस या मियोसिस में, ठीक है। तो इस वजह से इंटरफेज ऑफ द सेल साइकिल लॉन्ग स्टेज ऑफ द सेल साइकिल होता है, ठीक है। इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज इज द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन बिटवीन सेल डिवीजन। ये वो स्टेज होता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन हो रहा होगा तो उससे पहले जो सेल में प्रोसेस होंगी, फॉर एग्जांपल एक सेल है वो क्या होगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसमें ऑर्गेनेज वगैरह डिफरेंट डुप्लीकेट हो जाएंगी, फिर उसके बाद उससे क्या बनेंगे, दो सेल्स बनेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो यहाँ पर हो रहा है वो असल में कहाँ पर हो रहा है, इंटरफेस स्टेज में, ठीक है। मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव स्टेज होता है क्योंकि यहाँ पर मुसलसल प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, एटीपी बन रहा होता है, ऑर्गेनेज बन रही होती है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल है इसकी रिप्लिकेशन हो रही होती है। तो इस वजह से मोस्ट एक्टिव स्टेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे सेल में बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा सेल उसमें, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरफेस सेल फॉर्म प्रोटीन्स, इसमें क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, आरएनए बनता है, एटीपी बनता है। इसके अलावा इन दिस स्टेज सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, ठीक है। तो इंटरफेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ होता है और डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, ठीक है। अब इंटरफेज को डिवाइड किया हुआ है हाउड एंड पैलेट ने, पैलेट भी कहते हैं, पैलेट भी कहते हैं, ठीक है। हाउड एंड पैलेट ने इसको डिवाइड किया हुआ है इनटू 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स या 3 स्टेजेस क्या है, हमारे पास G1 फेज होता है, या G1 या इसको ग्रोथ फेज या इसको ग्रोथ फेज भी कहते हैं। आप लोग ग्रोथ फेज कहें या गैप फेज कहें, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ओवरऑल सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है। सेल सेल क्या होती है, ग्रोथ होती है, सेल बड़ा हो रहा होता है, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, सिंथेसिस या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, या रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल कह लें तो बहुत अच्छा होगा, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है।
ठीक है। और G2 फेज में दोबारा हमारे पास क्या होता है, वही ग्रोथ फेज होता है, प्रोटीन बनते हैं, एटीपी बनता है और सेल प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। यानी दूसरे अल्फाज में हमारे पास क्या होता है, या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा G2 फेज के बाद। ठीक है, इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। G1 फेज, ठीक है। G1 फेज क्या होता है, G1 फेज इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट गैप फेज और प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। यानी इस फेज में हमारे पास जो डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन से पहले जो प्रोसेस होती है उसको हम G1 फेज में डालेंगे। ठीक है, अगर ये हमारे पास ओवरऑल सेल साइकिल है, ठीक है, ये सारा क्या है, ओवरऑल सेल साइकिल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा प्रोसेस क्या है, ग्रोथ वन फेज या G1 फेज या गैप वन फेज इसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात याद रखें कि कुछ सेल्स हमारे पास इसकी डिवीजन नहीं होती, जैसे नर्व सेल्स हो गया, मसल सेल्स हो गया, इसके अलावा कुछ स्किन सेल्स भी कुछ टाइम के लिए हमारे पास इसकी डिवीजन नहीं होती, फिर जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो तभी उसकी डिवीजन होती है। तो उस वक़्त ये सारे सेल एक स्टेज में चले जाते हैं जिसको क्विसेंट स्टेज कहते हैं या क्विसेंट स्टेज कहते हैं, जिस स्टेज में इनकी ग्रोथ वगैरह स्टॉप हो जाती है और इसकी सेल डिवीजन नहीं होती है, सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है, सेल डिवीजन स्टॉप। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, क्विसेंट स्टेज कहते हैं या जीएनआर स्टेज कहते हैं। ठीक है, जरा यहाँ पर पढ़ते हैं। इन इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो माइटोसिस होता है उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारे पास G1 फेज होता है। ठीक है, और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और जो एस फेज होता है उससे पहले जो प्रोसेस होता है इसके दौरान G1 फेज होता है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज। सेल क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूअसली ग्रोथ, और सेल की साइज इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल इतना था तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनीज डुप्लीकेट हो जाते हैं और भी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से सेल की ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन होता है डिफरेंट। इसके अलावा एटीपी भी बहुत ज़्यादा बनता है जो कि ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर एनर्जी की, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एटीपी भी बनता है। डिफरेंट ऑर्गेनीज डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देख लें तो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनीज, डिफरेंट ऑर्गेनीज बन जाती है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स एक्सेट्रा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट होगा इन G2 फेज। ठीक है, यहाँ पर ये डुप्लीकेट हो जाता है। Some cells they don't divide, they exit from G1 and enter an inactive stage called quiescent stage। ये मैंने पहले भी बता दिया कि कुछ सेल्स इस तरह होते हैं कि वो हमारे पास उसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है और डिवाइड नहीं हो सकते, तो इस वजह से जब ग्रोथ फेज हो रहा होता है उसके दरमियान में से ही वो निकल जाता है और वो उसकी डिवीजन फिर पर फर्दर नहीं होती, तो उसको हम क्विसेंट स्टेज कहते हैं। ठीक है, as soon as the cell divides it enters G1 फेज। जैसे ही सेल डिवाइड होता है कहाँ पर जाता है, फिर या कौन से स्टेज में जाता है, G1 फेज में। ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं अनवाइंड इनटू यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन में हमारे पास अनवाइंड हो जाता है, यानी अब दोबारा इसकी ट्रांसलेशन वगैरह या ट्रांसक्रिप्शन वगैरह हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब क्रोमोसोम अनवाइंड हो जाते हैं यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इससे दोबारा प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए टू फॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। क्योंकि प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है तो इस वजह से ऑर्गेनेज एंड इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स आर फॉर्म। जो डिफरेंट ऑर्गेनेज होते हैं जैसे डिस्कस किया था वो सॉरी हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी apparatus होता है, राइबोसोम भी हाँ बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनेज क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं ताकि सेल की नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि बेस जैसे ही सेल पैदा होता है, एक सेल से नया सेल जब बन जाता है तो उस दौरान जाहिर है वो सेल कमज़ोर होगा, उसमें ऑर्गेनाइज़ मुकम्मल नहीं होगी, तो वो ऑर्गेनाइज़ मुकम्मल करने के लिए या वो सारे प्रोसेस करने के लिए कौन सा स्टेज होता है हमारे पास, G1 फेज होता है। ठीक है,
तो G1 फेज इस वजह से कहते हैं। सेल इनलार्ज हो जाएगा इन साइज में, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये चीज़ें बन रही होंगी, ग्रोथ हो रही होगी, डेवलपमेंट हो रही होगी, तो इस वजह से सेल क्या हो जाएगा, enlarge होगा इन दी साइज। एट एंड ऑफ G1 चेक पॉइंट रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है। जैसे ही हर एक स्टेप हो रहा होता है किसी भी सेल साइकिल में, सेल डिवीजन में, तो एक चेक पॉइंट होता है जो कि चेक करता है कि आया ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस कर दी, ये वो प्रोसेसेस उस सेल में हो गई या नहीं। अगर ये प्रोसेसेस सेल में हुए हैं, वो रिस्ट्रिक्शन पॉइंट या चेक पॉइंट उसको देखते हैं। अगर हुई है तो सेल आगे डिवीजन की तरफ जाता है, नहीं हुई है तो सेल डिवीजन की तरफ नहीं जाएगा। पहले ये स्टेप्स मुकम्मल होंगे, फिर सेल हमारे पास क्या होगा, चले जाएगा इनटू डिवीजन। If the conditions are favorable, जब conditions favorable होंगे and requirements are met for the cell cycle, तो फिर ही हमारे पास सेल डिवीजन की तरफ जाएगा। और जब सेल डिवीजन फेवरेबल नहीं होगी, कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी, तो सेल किसकी तरफ जाता है, जो वन फेज सॉरी जी नॉट फेज की तरफ चला जाता है। डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप्स, जी नॉट में बी फॉर लिटिल टाइम, फॉर एग्जांपल स्किन सेल में क्या होता है, लिटिल टाइम के लिए होता है, या नर्व सेल्स के लिए हमारे पास होल लाइफ के लिए होता है। ठीक है, अब नर्व सेल एक दफ़ा बन गया तो उसकी डिवीजन, सेल डिवीजन उसमें नहीं होती। ठीक है, तो यह बात याद रखें। उसके बाद आता है एस फेज या डीएनए सिंथेसिस फेज, या उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। डीएनए क्या हो जाता है यहाँ पर, या जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस फेज में इसके साथ सिस्टर क्रोमेटिड भी बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम से क्या बन जाएगा, दो क्रोमोसोम्स तो वही होंगे, दो क्रोमेटिड बन जाएंगे, एक ये होगा एक ये, तो टू सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएंगे। ठीक है, दूसरे अल्फाज में हमारे पास डीएनए क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा। एक डीएनए था, उससे क्या बन गया, दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स आल्सो डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म। ये बात याद रखिए कि हमारे पास इस फेज में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। दूसरी बात ये याद है कि सेंट्रियोल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो भी डिवाइड हो जाते हैं। अब सेंट्रियोल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रियोल्स की इस वजह से ज़रूरत पड़ती है कि जब भी हमारे पास सेल साइकिल हो रहा होगा, तो सेल साइकिल में हमारे पास ये दो क्रोमेटिड्स को जुदा करने के लिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर सेंट्रियोल्स होते हैं। सेल ये अगर हम सारा सेल डिफाइन कर लें, तो ये क्रोमोसोम्स, ये इसके साथ जो स्पिंडल फाइबर है, ये तारनुमा स्ट्रक्चर है या फाइबर है, यहाँ पर सेंट्रियोल्स ही होते हैं जो कि जुदा करते हैं एक क्रोमोसोम को एक जगह से दूसरी जगह से। तो क्रोमोसोम्स को जुदा करने के लिए सेंट्रियोल्स होते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, सेल में एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, एक सेंट्रियोल होता है। तो जब सेल डिवीजन हो रही होगी तो उसके लिए जाहिर है दो सेंट्रियोल चाहिए, ताकि एक एक तरफ चले जाए और दूसरा सेल के दूसरे सिरे पर चला जाए। तो इसको बनाने के लिए, इसकी डुप्लीकेशन के लिए कौन सा फेज होता है, एस फेज होता है। एस फेज के दौरान से एक सेंट्रियोल से कितने बनते हैं, दो बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर चला गया, एक यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एस फेज। एस फेज में हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन भी बनते हैं, क्योंकि हम अगर देख ले तो ये क्रोमोसोम है। ठीक है, अब क्रोमोसोम किस वजह से बना है, ये डीएनए रैप हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, तो जाहिर है जब डीएनए की रिप्लिकेशन हो रही होगी, एक क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम से हमारे पास दूसरा बन रहा है, तो दूसरे के लिए भी यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारे पास रैप हुआ होगा किस चीज़ पर, हिस्टोन पर। तो जाहिर है हिस्टोन होने चाहिए, तो हिस्टोन होने चाहिए तो क्या होंगे, हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन फेज। तो इस फेज में क्या होते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म में हमारे पास सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एस फेज इक्वल टू यून। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं,
क्रोमेटिड चेंज होते हैं। ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया, तो क्रोमेटिड बन जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स वही का वही रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक लफ्ज़ याद रखें कि नॉर्मली सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n क्रोमोसोम्स, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स इक्वल क्रोमोसोम नंबर को हम मालूम कैसे करते हैं या पता कैसे चलता है, तो आसान तरीका है कि इक्वल टू द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। किसी भी सेल में जाकर न्यूक्लियस में हम वहां पर अगर सेंट्रोमियर्स की तादाद मालूम करते हैं, तो उससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है? सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स का सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर ये डीएनए होता है या डीएनए मटेरियल होता है या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि जकड़ कर रखता है या अटैच कर रखता है ये सारे डीएनए को। अब होता ये है कि हमारे पास ये मटेरियल बन जाता है, ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब जो इसका सिस्टर क्रोमेटिड बन जाता है यहाँ पर, ये भी इसी सेंट्रोमियर के साथ अटैच होता है, तो ओवरऑल सेंट्रोमियर यहाँ पर क्या होता है? एक होता है। तो इसका मतलब है ये सारा क्या है? एक ही क्रोमोसोम है। और इसी तरह के क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 46, ठीक है। 2n का मतलब क्या है कि नॉर्मली हमारे पास 23 क्रोमोसोम होते हैं और 23 की कॉपीज होते हैं या पेयर्स होते हैं, पेयर्स कह ले तो अच्छा होता है, ठीक है, पेयर्स होते हैं। तो 23 हमारे पास 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 46 क्रोमोसोम्स आते हैं, ठीक है। वन क्रोमेटिड, वन डीएनए बिफोर एस फेज एंड टू क्रोमेटिड क्या होते हैं? 2 डीएनए। तो ये हमारे पास नॉर्मली एक क्रोमोसोम होता है जिसमें ये सेंट्रोमियर होता है। अब जब एस फेज हो जाता है तो इसके साथ इस तरह की और स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। और इसका सेंट्रोमियर बिल्कुल एक ही होता है, तो इस वजह से इस सारे को हम एक ही क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम एक है, क्रोमेटिड्स क्या है? दो है, ये बात याद रखें। इस फेज क्या होता है? इस फेज को हम आल्सो कॉल्ड रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं, ठीक है। मोस्ट टाइम स्पेंट इन एस फेज, सब इंटरफेज में अगर सबसे ज़्यादा टाइम कोई सेल गुजारता है तो वो एस फेज में गुजारता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन होती है, ह्यूमंस। हमारे पास अगर हम ह्यूमंस डिस्कस कर ले तो ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, और रेप्लिकेटेड बहुत ओरिजिनल, ठीक है। क्या होता है? बोथ रेप्लिकेटेड और ओरिजिनल आर जॉइंट एट सेंट्रोमियर, जैसे यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। सेंट्रोमियर के सेंट्रल पार्ट पर अटैच हुए होते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ एस फेज सेल कंटेन 46 ओरिजिनल क्रोमेटिड्स, ठीक है। क्रोमेटिड अब इस एक स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर होगा, ये सारा क्या हुआ? एक क्रोमेटिड हो गया। एंड अब 46 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, और इसमें क्या होते हैं? 46 रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। इसके साथ एक और इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये एक क्रोमोसोम है सारा। और इसमें क्रोमेटिड्स कितने हैं? दो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम एक है, क्रोमेटिड्स क्या है? दो है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देख ले तो आसान होगा। तो यहाँ पर इस वजह से 92 क्रोमेटिड्स हो गए और 46 हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम्स है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है G2 फेज, ठीक है। इसको गैप फेज 2 भी कहते हैं, या इसके अलावा ग्रोथ फेज 2 भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? फेज आफ्टर डीएनए सिंथेसिस, या इस फेज के बाद जो स्टेप आता है यहाँ क्या होता है? G2 फेज होता है, ठीक है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज फॉर माइटोसिस, प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं? माइटोसिस के लिए जो माइटोसिस के लिए ज़रूरी है वो बन जाते हैं यहाँ पर। एंड आल्सो सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, और इसमें क्या हो जाता है कि सेल ग्रोथ भी होता रहता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होने के लिए, आगे आ जाएगा यहाँ पर अगर देख भी ले, ये स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पर बनते हैं?
G2 फेज में बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये बात याद रखें, हमने G1 फेज में कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की डिवीजन या डुप्लीकेशन नहीं होती, तो वो कहाँ पर होती है? G2 फेज में होती है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स और एटीपी भी बन रहे होते हैं ताकि सेल प्रिपेयर कर दे अपने आप को डिवीजन के लिए, ठीक है। G2 फेज में हमारे पास ये होता है। After the replication of chromosomes, chromatin cell enters G2 phase, कहाँ पर चला जाता है? G2 phase में। During G2, again different proteins remaining organisms, especially mitochondria and chloroplasts are duplicated to prepare for M phase, ठीक है। अगर प्लांट्स में बात करें तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की भी क्या होती है? डिवीजन होती है इन G2 फेज। अगर हम ह्यूमस की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की डिवीजन G2 फेज में ज़रूर होती है, G1 फेज में नहीं होती, ठीक है। एट द एंड ऑफ G2, हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी कोई स्टेज होता है तो स्टेप होता है माइटोसिस में या सेल डिवीजन में, तो उसमें चेक पॉइंट्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं कि आया ये प्रोसेस हो गया या नहीं। अगर वो प्रोसेस हुआ होता है तो फिर ही सेल आगे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर G2 फेज जब होता है तो उसके बाद स्पेशल प्रोटीन्स सेल में देख रहे होते हैं, सेल देखता है, जिसे हम MPF कहते हैं, माइटोसिस पर प्रोमोटिंग फैक्टर्स। अगर वो प्रेजेंट होते हैं इन क्वांटिटी में तो सेल क्या होता है? मूव कर जाता है एम फेज की तरफ, ठीक है। अब एम फेज क्या होता है? एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ये सारा ओवरऑल, और डिवीजन फेज भी कहते हैं, ठीक है। ये सारा ओवरऑल सेल साइकिल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समरी वाइज पढ़ते हैं तो फिर आगे जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग G1 में क्या होता है? सेल ग्रोथ होता है। फिर अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो सेल कहाँ पर चला जाता है? G0 फेज में चला जाता है या क्यूबिसल स्टेज में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद G1 चेक पॉइंट होता है जो कि देखता है कि G1 ये प्रोसेस जो इसमें हो गया, तो ये सारे प्रोसेस यहाँ पर मौजूद है या नहीं। अगर जो प्रोसेस हुए हैं मौजूद है तो फिर ही सेल क्या हो जाता है? जी, इस फेज में चला जाता है। इस फेज में क्या होता है? हमारे पास ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द डीएनए होती है, या सॉरी डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होते हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो गया, क्रोमोसोम्स बन गए नए या क्रोमेटिन नए बन गए, तो इसके बाद हमारे पास G2 फेज होता है। G2 फेज में दोबारा हमारे पास प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होती है, या इसके अलावा और डिफरेंट प्रोटीन्स या माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रिप्लिकेट हो जाता है। इसके बाद दोबारा चेक पॉइंट होता है, यहाँ पर देखते हैं कि ये सारे प्रोसेस जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं ये हुए हैं या नहीं। जब हुए हैं तो फिर सेल किसकी तरफ जाता है? माइटोसिस की तरफ। और माइटोसिस को वन बाय वन अभी पढ़ते हैं, ठीक है। माइटोटिक फेज क्या होता है? एनिमल सेल माइटोटिक सेल डिवीजन इज सीन इन डिप्लॉइड सोमेटिक सेल। डिप्लॉइड सोमेटिक सेल नॉर्मल सेल बॉडी सेल्स, ठीक है। डिप्लॉइड क्या होता है कि उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और उसके क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं। तो क्या होंगे? 23 मल्टीप्लाई 2 तो कितने आते हैं? 46 क्रोमोसोम। तो उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे जिसको हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल मीन इसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। एम फेज इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग स्टेज। एम फेज हमारे पास 4 फेज में डिवाइड हुआ होता है, या इसको हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं। एम फेज को हम 2 फेज में तकसीम करते हैं, ठीक है। एक होता है कैरियो काइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं। एम फेज को अगर हम ये कैरियोकाइनेसिस को हम देख ले तो उसमें होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज स्टेजेस, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर इसमें मौजूद हुए होते हैं। अब प्रोफेज को हम अगर डिस्कस करें तो ये क्या है? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है या सेल डिवीजन है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी इसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं, डीएनए रिप्लिकेट हुआ होता है, उसकी क्या हो जाती है? कंडेंसेशन हो जाती है, कंडेंस हो जाते हैं और भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। जरा यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, एक खास स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स बिगिन टू मूव टू अपोजिट पोल, और जो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स होते हैं, यहाँ पर अगर देख लें तो ये क्या हो जाते हैं? अपोजिट पोल पर जाने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है।
क्रोमोसोम कंटेंट कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम, और क्या हो जाते हैं, कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम सीन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड्स इन अटैच विद सेंट्रोमियर, और ये एक खास जगह पर अटैच हुए होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, सेंट्रल पार्ट ज्यादातर होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। अर्ली प्रोफेज, बेसिकली ये फिर 3 स्टेज में तकसीम हुआ हो जाता है, लेकिन इसको अगर हम समरी वाइज पढ़े तो इसमें क्या होता है, जो क्रोमेटिड थ्रेड सेपरेट हो जाता है, ठीक है। स्पाइरीम स्टेज, प्लेक्टोनिमिक कोइलिंग, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसमें अगर हम जनरली डिफाइन करें तो क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। और दूसरी बात ये याद रखिए कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है सेंट्रल पार्ट में, वो क्या हो जाता है, डिसअपियर, खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मेटाफेज स्टेज, सेकंड स्टेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर आप लोग देख लें, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म, और क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं इन दी साइटोप्लाज्म। अब ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, मेटाफेज में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता, ठीक है। अब कंडेंसेशन प्रोसेस, कंप्लीट कंडेंसेशन प्रोसेस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, क्लियर ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, और क्रोमोसोम्स को हम माइक्रोस्कोप में भी देख भी सकते हैं। इन दिस स्टेज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडी इजीली, यानी क्रोमोसोम्स को हम अब स्टडी भी कर सकते हैं इस स्टेज के दौरान। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्या होते हैं, ये देख लें सारे स्ट्रक्चर्स, ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया, तो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ये देख लें। और काइनेटोकोर एक साइट होता है जिसके साथ क्या चीज अटैच हो जाती है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो काइनेटोकोर एक प्रोटीन होता है जिसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, और काइनेटोकोर किसके साथ अटैच होता है, सेंट्रोमियर के साथ, सेंट्रल पार्ट में, ठीक है, ताकि वो इसको डिवाइड करें। एनाफेज में क्या होता है, अच्छा ये बात याद रखिए कि मेटाफेज में ज्यादातर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक मेटाफेज प्लेट में या इक्वेटोरियल स्टेज पर आ जाते हैं, यानी बिल्कुल दरमियान में क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ताकि इसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाए, और एनाफेज स्टेज में फिर क्या हो जाए, एक दूसरे से, ये मेटाफेज है, ठीक है, और एनाफेज में क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट फेज है, ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट पर, स्प्लिट इन सिमुल्टेनियसली, इसके बाद क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, एंड टू डॉटर क्रोमेटिड्स, और टू डॉटर क्रोमेटिड्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। डॉटर न्यूक्लियाई माइग्रेट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, ये देखिए ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं, अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल पोजीशन, जो दरमियान है यहाँ से स्प्लिट हो जाते हैं और अलहदा से हर जगह चले जाते हैं, ये यहाँ पर सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं, जाहिर है सेंट्रोमियर जब स्प्लिट हो गया तो क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अभी यहाँ इसके लिए अलग से सेंट्रोमियर है, यहाँ पर इसके लिए अलग से सेंट्रोमियर है, तो इस वजह से अब डबल सेंट्रोमियर बन गए। फिर इसके बाद टेलोफेज आता है, टेलोफेज फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस होता है, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स तक चले जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाता है, दोबारा मेम्ब्रेन वगैरह स्टार्ट हो जाती है या बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल्स एंड डिकंडेंस, और दोबारा डिकंडेंस हो जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल जैसे न्यूक्लियस जो ऑपरेटर्स एक कॉम्प्लेक्स वगैरह दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के इर्द गिर्द हमारे पास क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ताकि वो दोबारा न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेस क्या होता है, द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, सेल क्या हो जाता है, टू डॉटर सेल में तकसीम हो जाते हैं, डिवाइड हो जाता है। इन एनिमल सेल्स दिस इज अचीव्ड बाय कंस्ट्रक्शन, क्या हो जाता है, इसमें हमारे पास फरो या कंस्ट्रक्शन बन जाता है, या क्लीवेज बन जाता है, ठीक है। इन प्लांट सेल, हालांकि प्लांट्स में क्या हो जाता है, दरमियान में से ही एक सेल प्लांट निकल जाता है, और एनिमल सेल में क्या होता है कि बिल्कुल एक क्लीवेज सा बन जाता है, एक नैरो ओपनिंग बन जाता है, जो फिर इंक्रीज होता रहता है, इस तरह इस तरह इस तरह, और फिर आखिर में एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, ठीक है।
ये वही सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। एक सेल से हमारे पास किस तरह 2 बनते हैं, तो खुद ही देख लें इस चीज़ को। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कि माइटोसिस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो माइटोसिस हमारे पास क्या होता है, डिप्लॉइड सेल्स में बनता है ताकि एक सेल से दूसरा सेल बन जाए। फॉर्म बॉडी फ्रॉम ज़ाइगोट, जो ज़ाइगोट होता है उससे सारी बॉडी बनती है। जब बच्चा बन रहा होता है तो बच्चा बनने में मुसलसल सेल डिवीज़न हो रही होती है, वो सेल डिवीज़न क्या है असल में, माइटोसिस है वहाँ पर। रिजनरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल लिवर हो गया या और डिफरेंट पार्ट्स, या अगर हम ये चपकली मिसाल ले लें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका टेल दोबारा रीग्रो होता रहता है। स्टारफिश वगैरह की जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो दोबारा रीग्रो होते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजनरेशन प्रोसेस में क्या चीज़ होती है, माइटोसिस होती है। रीजनरेशन क्या है, न्यू सेल बन रहे होते हैं, न्यू सेल्स कैसे बनेंगे, थ्रू माइटोसिस बनेंगे, ठीक है। ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हम अपनी बॉडी को देखते हैं, हमारे बॉडी में भी डिफरेंट नए सेल्स बन रहे होते हैं, पुराने टूट रहे होते हैं, तो ये सारा प्रोसेस किस वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है, ठीक है। ये हमारे पास वही एक समरी है, समरी वाइज इसको बताया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग खुद देख लें, अगर कोई मसला है तो फिर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोई भी मसला हो इंशाल्लाह, ठीक है। ये वही स्टेजेस है हमारे पास, ओवरऑल प्रोसेसेस जो हमने अभी तक डिस्कस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कंडेंस नहीं है, कंडेंस हो जाता है, फिर मेटाफेज प्लेट आ जाते हैं, फिर हमारे पास एक इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाता है, फिर ये जुदा हो जाते हैं और फिर हमारे पास 2 सेल्स बन जाते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस यहाँ पर यह होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं।